सुबह के 5 बजे सावित्री जी रोज की तरह बिस्तर से उठी। आंगन में बिखरे पत्तों को साफ किया, फिर बरामदे में पानी डालकर अच्छी तरह सफाई कर दी। बरामदे की सफाई पूरी होते ही वो अंदर गई। नहा धोकर फूलों की थाली लेकर वापस बाहर आ गई। थोड़ी ही देर में दरवाजे के पास मनमोहक रंगोली सज चुकी थी। वो वहाँ से उठी और रसोई में जाकर अपने लिए चाय बनाने लगी। उनके हाथ इतनी तेजी से कांप रहे थे कि चाय छानते वक्त कप उनकी उंगलियों से छूट गया और फर्श पर गिरकर टूट गया। गर्म चाय चारों तरफ फैल गई। ये देखकर उनके चेहरे पर डर छा गया। उन्होंने जल्दी जल्दी टूटे हुए कप के टुकड़े समेटे और कपड़े से फर्श पर गिरी चाय साफ करने लगी। उनके हाथ तेजी से चल रहे थे, जैसे चाहती हो कि कोई देख ना ले। लेकिन तभी पीछे से बहू रचना की आवाज़ आई, माँ जी। सावित्री जी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो रचना रसोई के दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी नज़र सीधे फर्श पर पड़ी, जहाँ एक तरफ टूटे हुए कप के टुकड़े पड़े थे और चाय फैली हुई थी। वो गुस्से से चिल्लाई, कितनी बार कहा है आपसे रसोई में मत आया करो, लेकिन नहीं, आपको तो एक बार में कुछ समझ ही नहीं आता। बुढ़ापे में तो भूख कम हो जाती है, लेकिन आप हो कि आपकी भूख तो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। उसकी बातें सुनकर सावित्री जी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप उठी और अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी। पीछे से रचना बड़बड़ाती रही, पता नहीं इतनी क्या तड़प होती है चाय की। इस बुढ़ापे में भी सुबह होती नहीं और अंधेरे में ही उठ जाती हैं चाय बनाने के लिए। यह सुनकर सावित्री जी का मन गहराई तक आहत हो गया। वो मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, ऐसा क्या गलत किया मैंने जो एक बहू दी, वो भी ऐसी मिली। कुछ देर बाद रचना तैयार होकर बाहर जा रही थी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला और बिना नीचे देखे बाहर कदम रखा तो उसका पैर सीधे दरवाजे पर बनी रंगोली पर पड़ गया। रंगोली बिखर गई और कोने में रखा जलता हुआ दीपक भी लुढ़क कर बुझ गया। रचना गुस्से से तमतमाती हुई तेजी से घर के अंदर आई। उसने स्नान घर के पास पानी की बाल्टी उठाई और सीधा रंगोली पर उड़ेल दी। पानी पूरे फर्श पर फैल गया और रंग बिरंगे रंग बहते बहते एक धुंधली सी धार में बदल गए। जिस रंगोली को सावित्री जी ने सुबह सुबह पूरे मन और मेहनत और प्यार से बनाया था, वो एक पल में पानी में बह गई। इतना ही नहीं, रचना ने गुस्से में खाली बाल्टी उठाकर बाथरूम में इतनी ज़ोर से पटकी कि उसकी आवाज़ सीधे अजय के कानों तक पहुंची। अजय चौंक कर कमरे से बाहर आया और बोला, क्या हुआ? इतनी सुबह सुबह ये पटका पटकी क्यों हो रही है? संडे के दिन तो चैन से सोने दिया करो। उसके स्वर में झुंझलाहट साफ झलक रही थी। अपने पति की बात सुनकर रचना तुनक कर बोली, अच्छा, मैं जो करती हूँ वो तुम्हें तुरंत दिख जाता है, और तुम्हारी माँ जो करती है उस वक्त तुम्हारी आंखें बंद हो जाती हैं, है ना? अजय कुछ समझ पाता उससे पहले ही रचना तेज कदमों से सावित्री जी के कमरे में घुस आई। माँ जी, क्या ज़रूरत थी आपको दरवाजे के आगे रंगोली बनाने की? मेरा सारा पैर गंदा हो गया, ऊपर से पूरा बरामदा भी गंदा कर दिया आपने। सावित्री जी कुछ पल हैरानी से उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, रंगोली तो शुभ होती है बेटा, और आज तो धनतेरस है, इससे घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। उनकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि रचना हंस पड़ी और बोली, माँ जी, ये सब आपके ज़माने में होता होगा, आज के समय में तो काम करोगे तब पैसा आएगा। अगर दरवाजे पर रंगोली बनाने से ही लक्ष्मी जी खुश हो जाती हैं तो ठीक है, कल से आपका बेटा घर पर ही बैठ जाएगा और दिन भर रंगोली बनाता रहेगा। वो लगातार अपनी सास को ताने दिए जा रही थी कि तभी अचानक अजय ने एक जोरदार थप्पड़
रचना के गाल पर जड़ दिया। बस करो रचना, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। माँ से ऐसी बातें करते हुए मैं हर बात बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन माँ का अपमान नहीं। एक तो उन्होंने सुबह उठकर रंगोली बनाई, ऊपर से तुम उन्हें ताने सुना रही हो। सावित्री जी घबरा कर बेटे को चुप कराने लगी। अरे बेटा छोड़ दे, कोई बात नहीं, कुछ मत बोल उसे। रचना उस थप्पड़ से अब तक सुन खड़ी थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अजय उस पर हाथ उठाएगा। वो कुछ पल तक बस उसे देखती रही, फिर बिना कुछ कहे सीधे अपने कमरे में चली गई। रचना के कमरे में जाते ही सावित्री जी ने धीरे से कहा, बेटा तुझे बहू पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। घर में छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं, लेकिन माँ, उसको भी तो आपसे बोलने से पहले सोचना चाहिए था कि वो क्या बोल रही है। और माँ, जब आप उसकी आदत जानती ही हो तो दरवाजे पर रंगोली क्यों बनाती हो। सावित्री जी ने बेटे की आंखों में देखा और बोली, बेटा आज धनतेरस है, सोचा था घर में लक्ष्मी जी का वास होगा, लेकिन मुझे कहाँ पता था कितना हंगामा हो जाएगा। अब सुन, रचना बहू को जाकर प्यार से मना ले और उससे माफ़ी मांग ले। अच्छा बेटा होने के साथ साथ अच्छा पति भी बनना ज़रूरी है। आज धनतेरस है, उसे कुछ सोने का भी दिला देना। आज के दिन सोना चांदी लेना शुभ होता है, इससे वो भी खुश हो जाएगी। अजय ने गहरी सांस ली और अपने कमरे की ओर बढ़ गया। रचना अब भी बिस्तर पर बैठी थी, उसका चेहरा उतरा हुआ था। अजय उसके पास जाकर नरम स्वर में बोला, देखो रचना, अभी जो हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। आज धनतेरस है, घर में खुशियाँ होनी चाहिए। चलो शाम को बाहर चलते हैं, तुम्हारे लिए सोने की एक अच्छी सी चीज़ लेंगे। रचना ने पहले तो मुंह फेर लिया, लेकिन सोने की चीज़ का नाम सुनते ही उसके चेहरे का तनाव थोड़ा कम हो गया। वो बोली, ठीक है, लेकिन मुझे भी पसंद आनी चाहिए। अजय मुस्कुराया, अरे तुम्हारी पसंद के बिना तो मैं घर में एक पत्ता भी नहीं खरीद सकता। इतना सुनते ही दोनों हल्के से मुस्कुरा पड़े। शाम होते होते घर का माहौल सामान्य हो गया। आंगन में हल्की हल्की हवा चल रही थी। मोहल्ले के हर घर में दीपक जलाने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। अजय अपनी शर्ट के बटन लगाते हुए बाहर आया और बोला, माँ हम निकलते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन याद से दिए और मोमबत्तियाँ जरूर ले आना, सावित्री जी ने कहा। तो अजय मुस्कुराकर बोला, हाँ माँ, मुझे सब याद है, आप चिंता मत कीजिए। कहते हुए अजय रचना के साथ बाजार की ओर निकल पड़ा। रास्ते भर चारों ओर धनतेरस की रौनक फैली हुई थी। सबसे पहले रचना गहनों की दुकान पर गई। काफ़ी देर बाद उसे सुंदर से कंगन पसंद आए। ये लो तुम्हारा धनतेरस का गिफ्ट, अजय ने मुस्कुराते हुए कहा। तो रचना के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। कुछ देर बाद कंगन का डिब्बा हाथ में लेकर दोनों ने मिठाइयाँ, रंग बिरंगी मोमबत्तियाँ और मिट्टी के दिए भी खरीद लिए। सारी खरीदारी पूरी करने के बाद दोनों वापस घर लौट आए। घर पहुंचते ही रचना ने कंगन का डिब्बा अपने कमरे में रख दिया। फिर औपचारिक सी मुस्कान के साथ बोली, लो माँ जी, आपके दिए और मोमबत्तियाँ भी आ गई हैं। सावित्री जी ने प्यार से थैले से दिए निकाले, उन्हें पानी में भिगोया और एक एक करके उनमें तेल भरने लगी। अजय भी उनके पास बैठ गया और उनसे बातें करने लगा। धीरे धीरे पूरे घर में त्योहार की रौनक फैल गई। रसोई से मिठाइयों की खुशबू आ रही थी। आंगन में दियों की कतार सज चुकी थी। थोड़ी देर बाद तीनों ने साथ बैठकर हंसी मजाक करते हुए भोजन किया। घर का माहौल अब पहले से कहीं ज़्यादा शांत और खुशहाल लग रहा था। रात धीरे धीरे गहराती गई। आंगन में रखे दीपक टिमटिमा रहे थे। कब नींद ने सावित्री जी को अपने आगोश में ले लिया, उन्हें पता ही नहीं चला। अगली सुबह सावित्री जी हमेशा की तरह जल्दी उठी। उन्होंने आंगन में झाड़ू लगाई, मुख्य दरवाजे के बाहर पानी डालकर सफाई की
और फिर अपने कमरे में जाकर अलमारी से कपड़े निकालने लगी। तभी अचानक अलमारी के ऊपर रखा एक पुराना लिफाफा नीचे गिरा। उन्होंने झुककर उसे उठाया। जैसे लिफाफा हाथ में लिया तो उनके चेहरे पर पुरानी यादों की हल्की सी झलक दिखाई देने लगी। उन्होंने धीरे से कहा, अरे ये तो वही लिफाफा है। अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं। वो जल्दी से लिफाफा वापस अलमारी में रखने ही वाली थी कि तभी बाहर से रचना की तेज आवाज़ सुनाई दी। माँ जी। उसकी आवाज़ सुनकर सावित्री जी घबरा गई। उन्होंने जल्दबाजी में लिफाफा वापस अलमारी में रखा, दरवाज़ा बंद किया और बाहर आ गई। फिर बोली, क्या हुआ बहू, इतनी ज़ोर से क्यों चिल्ला रही हो? तो रचना गुस्से में बोली, मैं चिल्ला रही हूँ, अरे आप मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देती? सावित्री जी ने शांत स्वर में पूछा। अब मैंने क्या किया बहू? इतना कहते ही रचना ने अपनी साड़ी और अजय की शर्ट उनके सामने फेंक दी और गुस्से से बोली, ये देखिए इन कपड़ों में कितने दाग लगे हैं। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि उस धोबिन को कपड़े मत दिया कीजिए, लेकिन आप हैं कि मेरी बात सुनती ही नहीं। हर वक्त भलाई का भूत सवार रहता है आपके सिर पर। सावित्री जी कुछ बोल पाती उससे पहले ही रचना चीखते हुए बोली, अब यहाँ खड़ी खड़ी मुझे घूरिए मत। जाइए ये साड़ी और शर्ट उस धोबिन के मुंह पर मार कर आइए। इस बार साफ साफ कह देना उसे कि अगर आगे से ऐसा काम किया तो एक पैसा भी नहीं दूंगी मैं उसको। सावित्री जी ने शांत स्वर में कहा, बेटा अभी तो सिर्फ 7 बजे हैं, इतनी जल्दी वो कहाँ आएगी? अरे ठीक है अभी मत जा, लेकिन थोड़ी देर में ज़रूर दे आइए। मुझे कल दिवाली पर यही साड़ी पहननी है। इतना कहकर रचना पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। सावित्री जी ने धीरे से साड़ी और शर्ट उठाई, उन्हें अच्छे से सोफे पर रखा और गहरी सांस लेते हुए खुद से ही बोली, पहले नहा धो लेती हूँ, उसके बाद ही कमला के पास चली जाऊँगी। ये सोचकर वो पहले नहाने के लिए चली गई। कुछ देर बाद सावित्री जी साड़ी और शर्ट लेकर कमला के घर पहुँची। उनके जाते ही रचना सावित्री जी के कमरे में पहुँची तो उसकी नज़र सामने अलमारी पर पड़ी। अलमारी का एक पल्ला थोड़ा सा खुला हुआ था। उसके मन में ख्याल आया, माँ जी तो हमेशा अलमारी में ताला लगाती हैं, आज कैसे भूल गई। वो अलमारी के पास गई और अंदर झांकने लगी। तभी उसकी नज़र एक पुराने लिफाफे पर पड़ी। रचना ने जल्दी से लिफाफा खोला तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अंदर कागज़ पर 5 लाख की रकम लिखी हुई थी। रचना का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो मन ही मन सोचने लगी, ज़रूर कविता दीदी का ही नाम होगा। यानी माँ जी ने कविता दीदी को पूरे 5 लाख रुपए दिए थे, वो भी 4 साल पहले, और हमें कभी बताया तक नहीं। आखिर माँ जी छिपा क्या रही है? उसके मन में शक और सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। उसने जल्दी से पर्ची वापस उसी तरह लिफाफे में रख दी, अलमारी बंद की और घबराते हुए अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचते ही उसने तुरंत फ़ोन उठाया और अजय को कॉल लगा दिया, जो सुबह ही ऑफिस के लिए निकल चुका था। फ़ोन उठते ही उधर से आवाज़ आई, हाँ रचना, क्या हुआ? तो रचना घबराई हुई आवाज़ में बोली, सुनो, अभी अभी मैं माँ जी के कमरे से आ रही हूँ। उनके अलमारी में एक पर्ची रखी थी, उसमें पूरे 5 लाख रुपए लिखे थे। नीचे जिस आदमी का नाम लिखा था वो पूरा नहीं दिख रहा। मुझे पूरा यकीन है कि माँ जी ने ये 5 लाख रुपए कविता दीदी को ही दिए थे, वो भी 4 साल पहले। अजय ने पूरी बात ध्यान से सुनी, फिर थोड़ा सख्त स्वर में बोला, रचना तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, आखिर माँ कविता को इतने पैसे क्यों देंगी? तुम्हें ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। ऐसी बातें सोचकर घर का माहौल मत बिगाड़ो। तो रचना झुंझलाकर बोली, गलत फहमी बिल्कुल नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, साफ लिखा था 5 लाख रुपए। अजय ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देखो रचना, तुम शांत रहो, माँ से इस बारे में कुछ मत कहना, मैं शाम को घर आकर खुद देख लूँगा।
तुम ऐसा कुछ मत करना जिससे माँ को बुरा लगे। लेकिन रचना ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन आज तुम जल्दी घर आ जाना। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। फ़ोन रखने के बाद भी उसकी बेचैनी कम नहीं हुई। वो कमरे में इधर उधर टहलने लगी। बार बार उसकी आंखों के सामने वही पर्ची घूम रही थी जिस पर 5 लाख रुपए लिखे थे। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि इस बार सच चाहे जो भी हो, मैं पता लगा कर रहूँगी। उधर सावित्री जी कमला के घर पहुँच चुकी थी। वो थोड़ा नाराज़ होकर बोली, कमला, ये क्या किया तूने? जरा भी ध्यान नहीं रखती। देख, मेरी बहू और बेटे के कपड़ों पर कैसे दाग लगा दिए। कमला घबराकर बोली, माँ जी, गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। आप कपड़े यहीं छोड़ जाइए, मैं इन्हें ड्राई क्लीनिंग में डाल देती हूँ। जैसे ही तैयार होंगे आपके घर भिजवा दूँगी। सावित्री जी ने कपड़े उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, सुन, इस बार जरा भी कमी नहीं रहनी चाहिए। बहू को कल यही साड़ी पहननी है, ध्यान रखना, एक भी दाग नहीं रहना चाहिए। कमला ने सिर हिलाते हुए कहा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए माँ जी, कल सुबह तक बिल्कुल साफ करके भिजवा दूंगी। जाते जाते सावित्री जी फिर थोड़ा रुकी। इस बार उनकी आवाज़ पहले जैसी कठोर नहीं थी, बल्कि बेहद नरम थी। उन्होंने धीरे से कहा, कमला, तुझे मेरी बात बुरी लगी होगी, लेकिन क्या करूं, अगर साड़ी ठीक से साफ नहीं हुई तो बहू मुझे बहुत ताने मारेगी, बहुत सारी बातें सुनाएगी। कमला ने उनकी ओर देखा और धीमे स्वर में बोली, माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप आराम से घर जाइए। मैं कल सुबह तक साड़ी बिल्कुल साफ करके आपके घर भिजवा दूंगी। सावित्री जी हल्की सी मुस्कान के साथ वहाँ से अपने घर लौट आई। घर पहुंचकर जैसे ही उन्होंने दरवाजे की घंटी बजाई तो अंदर से रचना ने दरवाज़ा खोला। सामने सावित्री जी को देखकर उसने बिना कुछ कहे अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और सीधे अपने कमरे में चली गई। सावित्री जी के चेहरे पर एक पल के लिए ठहराव सा आ गया। उन्होंने गहरी सांस ली और मन ही मन बोली, लगता है अभी भी बहू गुस्से में है। फिर वो भी अपने कमरे में चली गई और पलंग पर जाकर धीरे से लेट गई और सोचने लगी, हे भगवान, अब घर में शांति बनाए रखना। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। सावित्री जी ने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने उनकी बेटी कविता खड़ी थी। अपनी बेटी को सामने देखकर सावित्री जी का चेहरा खिल उठा। अरे कविता, तू अचानक? तो कविता मुस्कुराकर बोली, हाँ माँ, बस आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा था। सावित्री जी उसे अपने कमरे में ले गई। दोनों माँ बेटी हालचाल पूछने लगी। तभी रचना रसोई से चाय और बिस्किट की ट्रे लेकर आई और मुस्कुराकर बोली, कविता दीदी, कैसी हैं आप? काफ़ी दिनों बाद आना हुआ। तो कविता ने सहज भाव से कहा, हाँ भाभी, समय ही नहीं मिल पाता। आज पास के मार्केट में आई थी तो सोचा माँ से भी मिलती चलूँ। तभी रचना ने हल्की सी मुस्कान के साथ ताना मारते हुए कहा, और जीजा जी आजकल काम पर जा रहे हैं या अब भी खाली बैठे हैं? उसकी बात सुनकर कविता एक पल के लिए चौंक गई, फिर बोली, क्या मतलब आपका? रचना तुरंत बनावटी हंसी हंसते हुए बोली, अरे कुछ नहीं दीदी, ऐसे ही पूछ लिया। इतना कहकर वो ट्रे उठाकर वहाँ से चली गई। सावित्री जी ने तुरंत माहौल संभालते हुए बेटी का हाथ थपथपाया और बोली, छोड़ना बेटा, इसका स्वभाव ही ऐसा है। कविता ने हल्की सी मुस्कान तो दे दी, लेकिन उसकी आंखों में नाराज़गी साफ दिखाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद बातचीत के दौरान सावित्री जी ने अलमारी खोली। उन्होंने लॉकर से कुछ पैसे निकाले और कविता की तरफ बढ़ाते हुए बोली, कविता, तुझे कितनी बार कहा है बेटा कि थोड़े बहुत पैसे अपने पास भी रखा कर, कब ज़रूरत पड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कविता ने तुरंत कहा, माँ, आप क्यों इतनी चिंता करती हो? अभी मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ बेटी आपस में बातें कर रही थी, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाज़ा नहीं था
कि दरवाजे के बाहर खड़ी रचना उनकी सारी बातें सुन रही है। उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी और नाराज़गी साफ दिखाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद कविता उठी और बोली, अच्छा माँ, अब मैं चलती हूँ। बातें करते करते पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। फिर जल्दी आऊँगी। इतना कहकर वो दरवाजे की ओर बढ़ी, लेकिन तभी रचना ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, इतनी भी क्या जल्दी है दीदी, थोड़ा रुक जाइए, अभी आपके भैया भी आते होंगे, उनसे भी मिलकर जाइएगा। तभी सावित्री जी ने तुरंत कहा, अरे बहू, अजय को आने में देर हो सकती है, अभी कविता को जाने दे, त्योहार का समय है, उसके घर पर भी सब इंतज़ार कर रहे होंगे। कविता को समझते देर नहीं लगी कि उसकी भाभी का इशारा साफ है। वो अपनी भाभी के स्वभाव को अच्छी तरह जानती थी। उसे लगा कि अगर वो यहाँ रुकी तो घर में बेवजह कोई नया बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। इसलिए उसने माँ की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा माँ, अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है, फिर जल्दी मिलने आऊँगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। उसके जाते ही सावित्री जी ने राहत की सांस ली और अपने कमरे की ओर जाने लगी। लेकिन तभी पीछे से रचना गुस्से से बोली, दे दिए ना अपनी बेटी को चुपके से पैसे, कब से चल रहा है ये सब। आप सोचती हैं कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा, क्या मैं पागल हूँ? सावित्री जी अचानक घबरा गई। उन्होंने धीरे से पलटकर कहा, रचना, तू गलत समझ रही है बेटा, वो पैसे उसी के थे, कविता ने ही मेरे पास रखे थे, मैं तो बस उसे उसके अपने ही पैसे वापस दे रही थी। रचना ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, अरे रहने दीजिए माँ जी, अब ये बहाने मुझे मत सुनाइए, मुझे सब पता है, आप हमेशा अपनी बेटी को छिप छिप कर पैसे देती रहती हैं। 4 साल पहले भी आपने कविता दीदी को पूरे 5 लाख रुपए दिए थे, मुझे सब मालूम है, अब ज़्यादा झूठ मत बोलिए। यह सुनते ही सावित्री जी एकदम सन्न रह गई। उनकी आंखों में नमी उतर आई, होठ कांपने लगे, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। रचना लगातार बोलती जा रही थी, आपको हमेशा अपनी बेटी की ही चिंता रहती है, और मैं तो इस घर में सिर्फ बोझ हूँ, किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। यह सब सुनते सुनते सावित्री जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने एक नज़र रचना की ओर देखा, फिर बिना कुछ कहे घर से बाहर निकल गई, ये सोचकर कि अगर मैं अभी यहाँ रुकी तो बहू और ज़्यादा झगड़ा करेगी। कुछ देर के लिए कहीं बाहर चली जाती हूँ, शायद तब तक इसका गुस्सा भी शांत हो जाए। उनके जाते ही पूरे घर में अजीब सी खामोशी छा गई। रचना अभी गुस्से में कमरे के अंदर इधर उधर टहल रही थी। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। रचना ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने उसकी माँ सुशीला जी खड़ी थी। उनके हाथों में उपहार और मिठाइयों से भरे बैग थे। माँ को देखते ही रचना की आंखें चमक उठी। माँ, आप यहाँ? हाँ बेटी, सोचा तुझे सरप्राइज़ दे दूँ, तेरे लिए और समधन जी के लिए कुछ उपहार भी लाई हूँ, बुला उन्हें, बहुत दिन हो गए उनसे मिले हुए। रचना ने होठ सिकोड़ते हुए कहा, अरे रहने दीजिए माँ, वो अपने कमरे में होगी, शायद सो रही होंगी। सुशीला जी हंसकर बोली, कोई बात नहीं बेटा, मैं खुद ही जाकर मिल लेती हूँ, तू बस 2 कप चाय बना, आज समधन जी के साथ बैठकर खूब बातें करेंगे। इतना कहकर वो सावित्री जी के कमरे की ओर बढ़ने लगी, लेकिन तभी रचना ने जल्दी से आवाज़ लगाई, माँ रुकिए, माँ जी कमरे में नहीं हैं, वो बाहर गई हैं। सुशीला जी ये सुनकर चौंक गई। उन्होंने पूछा, इतनी रात को 8 बजे आखिर इस समय बाहर क्यों गई हैं? ये सुनते ही रचना का दबा हुआ गुस्सा फिर बाहर आ गया। वो बोली, माँ, आप मेरी सास को जितनी भली और भोली समझती है ना, वो उतनी भोली है नहीं, एक नंबर की चालाक औरत है। आपको पता भी है वो अपनी बेटी को छिप छिप कर पैसे देती रहती है। आज मैंने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। जब मैंने सवाल पूछा तो जवाब देने के बजाय
थैला उठाकर घर से बाहर चली गई। और आपको पता है, 4 साल पहले भी उन्होंने अपनी बेटी कविता को पूरे 5 लाख रुपए दिए थे। मैंने खुद अपनी आंखों से उसका सबूत देखा है। ये क्या कह रही है तुम? बिना सच जाने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाने की हिम्मत भी कैसे कर ली तूने? वो भी उस समधन जी पर, जिन्होंने तुझे हमेशा अपनी बेटी से भी बढ़कर माना, हर मुश्किल में तेरा साथ दिया, और तू उन्हीं पर इतना बड़ा आरोप लगा रही है। तेरी जुबान इतनी जहरीली कैसे हो गई बेटा? तू तो ऐसी नहीं थी। माँ, मैंने सब अपने आँखों से देखा है, और सच कहूँ तो ऐसी औरत को सास नहीं, बोझ कहते हैं, जो अपने ही घर को खा रही हो। उनके रहते हुए मैं कभी चैन से नहीं रह सकती। अच्छा हुआ चली गई। आज के दिन का सारा मूड खराब कर दिया उन्होंने। मेरी दोस्त सही कहती हैं, सास तो सास ही होती है, वो कभी माँ नहीं बन सकती। ये सुनते ही सुशीला जी का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। उन्होंने तेज आवाज में कहा, बस बहुत हो गया रचना। और अगले ही पल उन्होंने रचना के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। उसी समय दरवाजे पर खड़े अजय के कदम वहीं रुक गए। वह अभी अभी ऑफिस से लौटा था और बाहर खड़े खड़े रचना की सारी बातें सुन चुका था। उसकी आंखों में हैरानी और दिल में बेचैनी साफ झलक रही थी। सुशीला जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, शर्म कर बेटा, जिस औरत को तू बोझ और घर खाने वाली कह रही है, उसी ने तेरे पति को जन्म दिया है। और जिस 5 लाख रुपए की तू बात कर रही है ना, वो 5 लाख रुपए तेरी सास ने 4 साल पहले मुझे दिए थे। हाँ, मुझे, ताकि हमारा कर्ज उतर सके और तेरा भाई मोहित जेल जाने से बच जाए। यह सुनते ही अजय की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अविश्वास से रचना की ओर देखा। उधर रचना तो जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई थी। उसके होठ कांप रहे थे। वो मुश्किल से इतना ही कह पाई, क्या माँ, आप ये क्या कह रही हैं? सुशीला जी की आवाज़ और भारी हो गई। हाँ रचना, तेरी सास ने अपने गहने बेचकर वो रकम जुटाई थी, लेकिन उन्होंने आज तक तुझे इस बात की भनक तक नहीं लगने दी, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर तू सच जान गई तो अपने ससुराल में कभी सिर उठाकर नहीं जी पाएगी। उन्होंने ये सब सिर्फ तेरे लिए किया था, और तुम तो उन्हीं का अपमान करती रही। कुछ पल रुककर उन्होंने कहा, आज ये साबित हो गया रचना, उन्होंने तुझे हमेशा अपनी बेटी माना, लेकिन तू कभी उनकी बेटी नहीं बन सकी। ये सुनते ही रचना की आंखें नम हो गई। उसी समय अजय धीरे धीरे आगे बढ़ा। रचना समझ गई कि वो सब कुछ सुन चुका है। उसकी आंखों में डर और पछतावा एक साथ दिखाई दे रहे थे। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि अजय ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उसने भारी आवाज़ में कहा, बस रचना, बहुत हो गया। मेरी माँ के बारे में जितना बुरा बोलना था तुम बोल चुकी हो। अब मैं उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता। ये सुनते ही रचना फूट फूट कर रोने लगी। वो हाथ जोड़कर बोली, मुझे माफ़ कर दो अजय, सच में मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने तो बस ये समझ लिया था कि वो नाम कविता दीदी का है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं अभी जाती हूँ, माँ जी को ढूंढकर वापस लेकर आती हूँ। चाहे वो कहीं भी हो, मैं उन्हें घर लेकर ही आऊँगी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी सुशीला जी उसके पास आई। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखते हुए भारी आवाज़ में कहा, देख रचना, तेरी एक छोटी सी गलती ने इस घर का सारा सुकून छीन लिया, और वो भी त्योहार के दिन। ये सुनते ही रचना अचानक उठ खड़ी हुई। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे, पर्स उठाया और बोली, आप यहीं रुकिए माँ, मैं अभी जाती हूँ। चाहे जो हो जाए, मैं माँ जी को ढूंढकर वापस लेकर ही आऊँगी। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने लगी, तभी अचानक फ़ोन की घंटी बजी। घबराई हुई रचना ने तुरंत फ़ोन उठाया, तो दूसरी तरफ से उसने जो सुना तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
उसके कांपते हुए ओठों से सिर्फ इतना ही निकल पाया, हाँ हाँ, हम अभी आ रहे हैं। उसकी हालत देखकर सुशीला जी घबरा गई। क्या हुआ रचना? कौन था फ़ोन पर? तो रचना कांपती हुई आवाज़ में बोली, माँ जी का एक्सीडेंट हो गया है। उसने ज़ोर से अजय को आवाज़ लगाई और थोड़ी देर बाद तीनों अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर पहुँचे। स्ट्रेचर पर सावित्री जी को अंदर ले जाया जा रहा था। ज़्यादा खून बह जाने के कारण उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। तभी डॉक्टर ने बाहर आकर कहा, इनका काफ़ी खून बह चुका है, इन्हें तुरंत ब्लड चढ़ाना होगा। लेकिन इनका ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है, हमें तुरंत मैचिंग ब्लड चाहिए। इतने में रचना आगे बढ़ी। उसकी आंखों में पछतावा और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। डॉक्टर, मेरा ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है, क्या मैं माँ जी को ब्लड दे सकती हूँ? तो डॉक्टर ने तुरंत कहा, जी, देर किस लिए? रचना ने बिना एक पल गवाए कहा, तो फिर ले लीजिए मेरा खून। बस मेरी सासू माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आज उनको कुछ हो गया तो मैं ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। प्लीज़ डॉक्टर, जल्दी कीजिए। डॉक्टर तुरंत रचना को अपने साथ ब्लड डोनेशन रूम में ले गई। कुछ देर बाद सावित्री जी को खून चढ़ाया तो धीरे धीरे उनकी धड़कन सामान्य होने लगी। कुछ समय बाद डॉक्टर बाहर आए और मुस्कुराते हुए बोले, अब आप लोग चिंता मत कीजिए, खतरा टल गया है, आपकी माताजी जल्दी ठीक हो जाएंगी। यह सुनते ही अजय की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। उधर रचना दूसरे रूम में बेड पर लेटी मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, मेरी सासू माँ को जल्दी से ठीक कर दीजिए। रात को रचना और सुशीला जी घर आ गई और अजय अपनी माँ के पास रुक गया। सुबह जैसे ही सावित्री जी की आंखें खुलीं तो उन्होंने सामने अपने बेटे अजय को बैठा देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, बहू नहीं आई क्या बेटा? अब भी मुझसे नाराज़ है क्या? यह सुनते ही अजय की आंखें भर आई। उसने माँ का हाथ थामे अपने हाथों में लेकर कहा, माँ, आप रात को घर से बाहर क्यों चली गई थी? अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं कैसे जीता? अरे पगली, ऐसे कोई रोता है क्या? देख, मैं तेरे सामने बिल्कुल ठीक हूँ। इतने में डॉक्टर कमरे में आए और मुस्कुराते हुए बोले, हम आज इन्हें डिस्चार्ज कर देते हैं। शुक्र है कि सिर पर गहरी चोट नहीं लगी, नहीं तो स्थिति काफ़ी गंभीर हो सकती थी। अभी कुछ दिन कमजोरी रहेगी, ये दवाइयाँ समय पर दीजिएगा। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले गए। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही अजय ने एक कैब बुक की और सावित्री जी को सहारा देकर कैब में बैठा दिया। रास्ते भर सावित्री जी के मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि पता नहीं बहू अब मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगी। तभी थोड़ी देर बाद कैब उनके घर के सामने आकर रुकी। जैसे उन्होंने बाहर कदम रखा, उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं। पूरा आंगन रंग बिरंगे दियों से जगमगा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो पूरा घर उनके स्वागत के लिए तैयार किया गया हो। तभी घर का दरवाज़ा खुला। सामने रचना नम आँखों से खड़ी थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और भावुक होकर बोली, माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको बिना सच जाने बहुत दुख पहुँचाया। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। आज से मैं कोशिश करूँगी कि आपको कभी शिकायत का मौका ना दूँ। सावित्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, रिश्ते गलती से नहीं टूटते, अहंकार से टूटते हैं। जब अपनी गलती का एहसास हो जाए वहीं से रिश्ते फिर से जुड़ जाते हैं। कहते हुए उन्होंने रचना को गले से लगा लिया। अजय की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। उसने भगवान का धन्यवाद किया कि उसका परिवार फिर से एक हो गया। दोस्तों, बिना पूरी सच्चाई जाने किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि विश्वास और सम्मान ही हर रिश्ते की सबसे बड़ी पूंजी है। अहंकार रिश्तों को तोड़ देता है, लेकिन सच्चा पश्चाताप और प्रेम बिखरे हुए परिवार को फिर से जोड़ सकता है। तो दोस्तों,
क्या सावित्री जी ने रचना को माफ़ करके सही किया या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।